नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में एआई महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने किया इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन। अल्फाबेट, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, क्वालकॉम समेत 40 से ज्यादा टेक कंपनियों के दिग्गज सीईओ समिट में लेंगे हिस्सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी करेंगे शिरकत। एआई इंपैक्ट समिट में जियो इंटेलिजेंस शोकेश, एआई इनेबल्ड जियो आरोग्य और जियो शिक्षा की झलक। जियो संस्कृति बना आकर्षण का केंद्र। एआई स्टोरी टेलिंग बूथ पर दिखाई जा रही है महाभारत। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील मार्च तक होने के आसार। अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में अमेरिका के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। सरकार ने किया साफ, देश के जीएम फसलों के आयात पर नहीं किया जाएगा कोई समझौता। गोल्ड के इंपोर्ट ने बढ़ाया व्यापार घाटा। जनवरी में व्यापार घाटा बढ़कर पहुंचा $10.38 बिलियन। अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़कर $72.46 बिलियन हुआ। जनवरी में कुल एक्सपोर्ट 6.15% बढ़ा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश, बुल्स ने की पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा बढ़त पर बंद। बैंकिंग, फार्मा, तेल गैस शेयरों में खरीदारी। इनकम टैक्स के बाद अब कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में बड़े रिफॉर्म की तैयारी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत कंपनियों और एलएलपी फर्म्स के लिए कंप्लायंस आसान बनाने के लिए अमेंडमेंट संभव। अलग अलग देशों के साथ होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अगले 1 साल में राजस्व में आएगी 1 लाख करोड़ की कमी। वित्त मंत्रालय का अनुमान। हालांकि एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ने से होगा फायदा। महंगाई की चाल ने पकड़ी रफ्तार। जनवरी में थोक महंगाई दर 10 महीने की ऊंचाई पर 0.83% से बढ़कर 1.81% पर पहुंची। खाने पीने की चीज, सब्जियों और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के बढ़े दाम। और सबसे पहले बात इंपैक्ट एआई समिट की। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन किया। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या खास है समिट को लेकर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज से दिल्ली में 5 दिन के एआई समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और उसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इसे एआई का महाकुंभ भी कहा जा रहा है, खासतौर पे कि इसमें 100 देशों के प्रतिनिधि एआई समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं सेशंस की बात करूं तो करीबन 300 से ज्यादा सेशन अगले 5 दिनों के अंदर होंगे, जिसमें कि 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। भारत में किस तरह से एआई को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह से एआई का फ्रेमवर्क लेके आने की जरूरत है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल एआई की जरूरत है, इन सब इश्यूज के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर चर्चा इसी के अंदर होगी। भारत में भी एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं भारत में बात करूं तो पिछले साल करीबन $900 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन अब इस एआई समिट के बाद उम्मीद है कि जो आने वाले दिनों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट 70 से लेकर के $100 बिलियन के आसपास का हो सकता है। और इसमें मैं अगर बात करूं तो 40 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज हैं जो कि इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं जो कि एआई के फ्रंट पे आते हैं, सबसे पहले इसमें सैम अल्टमैन है जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं। उनके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, उसके साथ साथ जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके मुकेश अंबानी भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसके साथ साथ एंथ्रोपिक के सीईओ भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो अगले 5 दिनों तक काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। भारत में भी लोग अब एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से कर रहे हैं। 16% के आसपास लोग जो
जनरेटिव एआई ऐप्स है, चाहे वो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, उसका इस्तेमाल उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। कंपनी भी एआई को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, खासतौर पे कि ओपन एआई पहले ही भारत के अंदर अपने दफ्तर की खोलने की शुरुआत कर चुका है और एंथ्रोपिक ने भी आज भारत में बेंगलुरु में अपना ऑफिस खोलने के लिए घोषणा कर दी है। तो अगले 5 दिन यहाँ पर एआई के ऊपर ही चर्चा होगी, किस तरह से एआई को आगे बढ़ाया जा सकता है, एआई के अंदर निवेश लेकर के आया जा सकता है। शुक्रिया असीम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जियो का जलवा बढ़ चढ़कर दिखेगा। कंपनी ने जियो इंटेलिजेंस शोकेस किया है। क्या है इसमें खास, इसका जायजा लिया दीपाली नंदा ने। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जियो के पवेलियन में और यहां पर किस तरह से एआई को शोकेस किया जा रहा है, किस सेक्टर में इनोवेशन और एआई का जलवा देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं, एक पूरा ब्रीफ दिया गया है कि जब आप जियो के पवेलियन में आएंगे तो आपको किस तरह के सॉल्यूशंस, फ्रेमवर्क्स और साथ ही साथ एआई से जुड़े मॉडल्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कॉर्नर, ये जियो इंटेलिजेंस का कॉर्नर है और इसकी थीम लाइन है डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर इंडिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो हेल्थ सेक्टर पर किया गया है। किस तरह से एआई इनेबल जियो आरोग्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप अपनी बॉडी का चेकअप यहाँ पर एआई की हेल्प से करवा सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर, सीधा आप अपने एआई डॉक्टर से मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि किस तरह से एआई के जरिए आप अपने डॉक्टर से सीधी बातचीत कर सकते हैं, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और अब जो यहाँ का एक कहा जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो है ये जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। किस तरह से हम अपने कल्चर को एआई की मदद से एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसे संजो के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं एआई के जरिए यहाँ पर महाभारत शोकेस की जा रही है। इधर आप देखेंगे जो महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने आपको लगेगा कि फेस टू फेस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर पूरा शोकेस किया गया है। आगे भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में यहाँ पर एआई को शोकेस किया गया है। अब किस तरह से एजुकेशन में खास तौर पर जो जियो शिक्षा की शुरुआत की गई है, किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में एआई के जरिए आप बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकते हैं, इन्फिनिटी नॉलेज दे सकते हैं, वो यहाँ पर शोकेस की जा रही है। तो हर एक सेक्टर, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या फिर एजुकेशन हो और साथ ही साथ संस्कृति का भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जियो एआई में काम कर रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक खास रोबोटिक डॉग भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दिखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद उपयोगी भी माना जा रहा है, खासकर अगर किसी जगह बम होने की सूचना मिले तो इंसान को जोखिम में डाले बिना इस डिवाइस को मौके पर भेजा जा सकता है। कैसा है ये रोबोटिक डॉग, बता रहे हैं रवि सिंह। एआई समिट में बड़ा ही दिलचस्प डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इसको कहते हैं रोबोटिक डॉग, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते और जहाँ उनको पहुँचने में खतरा होता है, खास करके अगर कहीं बॉम्ब है उसकी सूचना मिलती है। तो ये जो डिवाइस है, ये रोबोटिक डॉग, वो 24 घंटे काम कर सकता है, उस जगह पर पहुंचकर इंस्पेक्शन कर सकता है। और क्या खासियत है, हमारे साथ में लक्ष्य पारसारथी जी हैं। ये बताइए कि सर किस तरीके से ये कारगर साबित होगा। सो ये जो है ये सेफ्टी पेट्रोलिंग ये सब करता है। तो वेरेवर जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, हमको वर्कर्स को भेजना नहीं है, हजार्डियस गैसेस है, वार्म प्लेस है, राइट। सो ये 24/7 कर सकता है। इसका बैटरी एंड ये पूरा इंस्पेक्शन करके अलर्ट सब भेज देगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट डज। अच्छा, ये कितने देर तक काम कर सकते हैं एक बार डायरेक्शन देने पर? ये ऑटोनोमसली पूरा 24/7 काम कर सकता है। बैटरी इसका लाइफ 4 घंटा 5 घंटे का बैटरी है। वापस आके अपने आप चार्ज भी कर सकता है या हम बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। तो 4-5 घंटा एक बार ही चलता रहेगा। पूरा प्लान मैप कर देंगे या फैसिलिटी बिल्डिंग मैप कर देंगे तो हर जगह जाके आएगा। अच्छा, इसका जैसे डिस्प्ले यहाँ पर देखें कि इसके अंदर कैमरा जो फ्रंट में इंस्टॉल है या बैक में भी है? ऐसा है, वो जो आगे फ्रंट में वो कैमरा है। इसको अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी करते हुए कि किस तरीके
तरीके से ये काम करेगा। और ये जो रोबोटिक डॉग है वो बहुत क्या पहले से ही मार्केट में है इस तरीके का? नहीं, ये अभी फिजिकल एआई एसेट बोलते हैं इसको, दिस काइंड ऑफ ये जो AGVS आ रहे हैं, सो दिस आर ऑल फिजिकल एआई। तो ये मार्केट में अभी नया आया है थोड़े दिन पहले से। अच्छा। बट तो हम इसको यूज करके इसके पूरा एआई मॉडल जो है इसके हम टीचर्स बनाता है इसमें पिक्चर लेकर। हाँ, ये देखिए, ये पिक्चर लेकर यहाँ पर वो आप सब कुछ इस जगह पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देखा जा सकता है, और जिस जगह पर लोग कैप्चर भी करता है, कैप्चर करके उसका रिपोर्ट भी दे देता है इधर कि ये रीडिंग क्या है। रीडिंग अगर ये अभी लो प्रेशर है, लो प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो डायग्नोस करके बता देगा कि ये लो प्रेशर है, इसके वजह से किसकी वजह से हो रहा है, वो वोल्टेज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो पूरा डायग्नोस करके सर्विस टिकट रेस कर देगा ये। तो ये कारगर डिवाइस मानी जा रही है और काफ़ी दिलचस्प भी है, देखने में भी है। और यहाँ पर कहना है कि आने वाले दिनों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल से एक्सक्लूसिव बातचीत की दीपाली नंदा ने। सर, हम देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में एआई को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है और पहली बार हो रहा है कि देश में इतना बड़ा ग्लोबल समिट है। एयरटेल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इनोवेशन इस बार आपकी तरफ से यहाँ पर शोकेस किए जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे। एआई पावर्ड एक तो स्पैम कंट्रोल, जिसका बहुत सारे देश में आज चर्चा है। 70 करोड़ से ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस को कंट्रोल किया गया है, लोगों को स्पैम से बचाया गया है। और दूसरा हमारा सोवरेन क्लाउड, जो हम एक बहुत बड़ा अहम एक कदम उठा रहे हैं कि इंडिया का जो डेटा है इंडिया में रहे, इंडियन क्लाउड में रहे, सारा कंट्रोल फ्रॉम एंड टू एंड इंडिया में रहे। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पेश कर रहे हैं। सॉवरेन क्लाउड की बात करें तो अभी क्या स्टेटस है कि इसके पेनिट्रेशन को लेकर या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन? 20 बहुत बड़े क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, BFSI, इंडस्ट्रियल ऑलरेडी आ गए हैं। आने वाले दिनों में हमारा मानना है कि दर्जनों और लोग आएंगे। शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। ऑलराइट, तो सर एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई है सरकार की तरफ से, जो एक ग्लोबल समिट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं ना सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सब पे शोकेस किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा देश ये आ रहे हैं। तो कंपनियों के हिसाब से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया के सामने अपनी एआई पावर को रखें? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दोनों एप्लीकेशन बेस पे भी और फंडामेंटल प्लेटफॉर्म्स पे भी। इंडिया का शुरुआत जो हुई है एप्लीकेशन से हुई है। एवरीबडी इज़ यूजिंग, वी आर यूजिंग, कस्टमर्स आर यूजिंग मोर एंड मोर एआई। और वो एक एप्लीकेशन की वजह से इंडिया में एक बहुत बाहर आई है, एकदम सारी दुनिया का फोकस इंडिया पे आया। उसको हमने यूज़ करके अब बेसिकली फंडामेंटल जो बाकी लेयर्स हैं उनको बना। एआई एक बड़ा डिसरप्टर बनकर उभरा है। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। एआई है तैयार हम। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील मार्च तक होने के आसार हैं। भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने एक बार फिर से बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर बातचीत तय कार्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ रही है। खासतौर से अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर के अध्यक्षता में एक टीम अमेरिका जा रही है और इस वक्त भी काफी कामकाज चल रहा है। खासतौर से जो डील होने वाली है उसको लेकर एक तरह से जो लीगल वेटिंग का काम चल रहा है, लैंग्वेज पर कॉन्टूर्स के डील के, उसके लीगल लैंग्वेज पर काम चल रहा है। दोनों देश काम कर रहे हैं और तय कार्यक्रम के हिसाब से चीज आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है इस डील को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन अभी इसके जो टाइमलाइन है उसको लेकर अभी कोई कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर की जा रही है कि जो मिनी फ्रेमवर्क है, यानी कि डील का जो पहला हिस्सा है, वो अपने तय कार्यक्रम मार्च के पहले करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मार्च तक होना संभव है। रही बात इजराइल और भारत के साथ डील, वो भी कोशिश चल रही है और यूके के साथ जो डील लागू होने की बात है वो अप्रैल तक लागू हो जाएगी। जहां तक यूएस के साथ जो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, खासतौर से एक बार सरकार ने फिर कहा है कि जीएम क्रॉप को बिल्कुल भारत में कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। बायो सिक्योरिटी को लेकर जो भी कंसर्न्स है उस कंसर्न्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई भी जीएम क्रॉप भारत में अंदर नहीं आएगी। तो अभी तक जो डील है उसको लेकर ये स्टेटस है और आने वाले दिनों में डील को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। टीमें आपस में बातचीत कर रही हैं। अलग अलग देशों के साथ होने वाले FTAs फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से अगले 1 साल में राजस्व वसूली में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।
वित्त मंत्रालय ने बजट डॉक्यूमेंट में इसका अनुमान दिया है। हालांकि एफटीए से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। एफटीए से होने वाले असर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, एफटीए के तहत हम दूसरे देशों से सामानों का इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देते हैं दूसरे देशों को, ये कितना महंगा पड़ता है राजस्व पर? देखिए, वैसे तो इस सरकार में यूरोपियन यूनियन के 27 देश को शामिल कर लिया जाए तो करीब 34 से ज़्यादा देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है। तो बजट के दस्तावेज में एक जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी सबके ध्यान में आ रहा है। वो ये है कि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से चालू कारोबारी साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू में कमी आएगी। ये रेवेन्यू में कमी क्यों आएगी? क्योंकि जिन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके सामान जब हमारे देश में आएंगे तो एग्रीमेंट के तहत हम उन सामानों पर या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे तो पहले के मुकाबले कम लेंगे। इस वजह से चालू कारोबारी साल यानी 2025-26 में 1,01,453 करोड़ रुपए राजस्व में कमी आने का अनुमान दिया गया है, जिसको रेवेन्यू फॉरगॉन भी कहते हैं। इससे पिछले साल यानी 2024-25 जिसमें रेवेन्यू फॉरगॉन जो था वो 98,569 करोड़ रुपए था। और सबसे ज़्यादा आसियान देशों के साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके जो सामान हमारे यहाँ आते हैं उनकी वजह से रेवेन्यू में कमी आती है, वो करीब 40,833 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में कमी आती है। जापान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके जो सामान आते हैं उससे करीब 11,365 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कमी आती है। अब आप कहें कि ये जो रेवेन्यू में कमी आ रही है इसका मतलब ये माना जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्योंकि ये बात सही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जब सामने वाले देश का सामान हमारे यहाँ आता है तो हमें रेवेन्यू में कमी दिखती है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने वाला देश भी हमें फायदा देता है कि आपके सामान जब आएंगे तो हम भी ड्यूटी घटाएंगे या ड्यूटी कम करेंगे। इन आंकड़ों में उसको शामिल नहीं किया गया है। रही बात इन आंकड़ों की, तो आसियान देशों के साथ जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में कमी आ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, उसको सरकार भी मानती है कि उन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें रह गई थी, भारत के पक्ष को सही से नहीं रखा गया था। इस वजह से दोनों पक्ष अब तैयार हो गए कि उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नए सिरे से समीक्षा की जाएगी आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। रही बात दूसरे देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, आंकड़ों में दिखता है कि उनके सामान आएंगे तो हमें रेवेन्यू कम मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा देश भी हमारे सामान को छूट देता है, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए मौके मिलते हैं, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। इस वजह से इन आंकड़ों के आधार पर सिर्फ ये कहना कि रेवेन्यू फॉरगॉन हो रहा है, रेवेन्यू में कमी आ रही है, इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान है, कहना एक संतुलित नजरिया नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब हम बात करते हैं बाजार की। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में आज जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी ने 1% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की है आज, और आज एनर्जी, रियल्टी, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। बैंकिंग, फार्मा, तेल गैस शेयरों में खरीदारी रही, जबकि कैपिटल मार्केट और ऑटो शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला है। तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन भी अब खत्म हो गया है, तो इस दौरान Q3 में कैसा रहा कंपनियों का प्रदर्शन, पूरा लेखा जोखा बता रही हैं कंचन नौटियाल। जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि कितना फ्रूटफुल होगा, एक्सपेक्टेशन के इनलाइन ही जो प्रिंट है वो आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अगर इस टाइम पे कमोडिटी की बात करें तो इसने Q3 की अर्निंग्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्राइव दिया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए, टेलीकॉम में करीब 164% का एक स्पाइक देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस 140% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि 2.5 गुना ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है। मेटल्स में 33, बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिसने ओवरऑल 86% Q3 की अर्निंग में कंट्रीब्यूशन दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे पैट में हमें साल दर साल करीब 7% का इजाफा जो है देखने को मिला है, और इसको कंट्रीब्यूशन दिया है एसबीआई बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, साथ में टीसीएस और भारतीय एयरटेल, यानी कि अर्निंग का यहाँ से 78% आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नीचे की तरफ जो ड्रैग करते हुए नजर आए हैं वो है टाटा मोटर्स, पीवी, सिप्ला, आईसीसी बैंक, इंडिगो, जिसने अर्निंग्स को थोड़ा सा ड्रैग किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें
दूसरे फैक्टर्स की तो 10 कंपनी ऐसी है जिसने एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे दिखाए हैं, 14 कंपनी ऐसी है जिसने बीट किया है और 26 कंपनीज ऐसी है जहां पे हमें इनलाइन जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लार्ज कैप स्मॉल कैप्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहां पे हमें सही देखने को मिले हैं। लार्ज कैप में 16% की ग्रोथ और स्मॉल कैप में 29% की ग्रोथ, लेकिन हमें निराश इस टाइम पे किया है मिड कैप में। मिड कैप में हमें केवल 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो अनुमान लगाया था वहीं पे नंबर्स आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवाद की हिंसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के नए हेडक्वार्टर के शिलान्यास के मौके पर अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2026 का समय देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए स्वर्ण युग की तरह याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी हिंसा के मामलों में 80% तक कमी आई है। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर मौजूद थे। दमकल की गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। एडीएम सुमिता मिश्रा ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान घटना का पता चला और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। अंदर 9 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 7 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। भारत से T20 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद पाकिस्तान घबराया सा नजर आ रहा है। भारत में जहां जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी फैंस सड़कों से लेकर घरों तक हार का गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस अपनी टीम को भर भर कर कोस रहे हैं। घरों में गुस्से से लोग टीवी फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बॉयकॉट करने की मांग भी कर रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, नहीं हारना चाहिए था। मैं आता हूँ हर दफा यहाँ से जलील होके जाता हूँ, ख्वार होके जाता हूँ, रुसवा होके जाता हूँ। इनको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेले, शान के लिए खेले कि 22 करोड़ आवाम के लिए। मुझ जैसे मस्कीन गरीब पे तरस खाएं जो अपना पैसा, अपना खर्चा, अपना टाइम बर्बाद करता है, यहाँ पर आता है, मैच देखता है, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के आता है, अपना धंधा बंद करके आता है, इनका धंधा यहाँ पर देखने के लिए, जो दलील करवा के वापस मुझे घर भेजते हैं बाहर। हम महंगा टिकट एक मैच के लिए लेके आए, वो हमें शर्मिंदा कर रहे थे, हमें शर्म आ रही थी और हम मायूस थे अपनी टीम की कारकर्दगी से। हम मायूस है कि सैयद मोहसिन नकवी का एक बयानिए, उन्होंने इतना एक माइंड सेट बनाया, इतना बड़ा बयानिया सेट किया, इतना बड़ा इमेज गलत किया और हमारी टीम 1 मिनट में उस इमेज को खाक में मिला देती है। मुझे शर्म आ रही है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए टीम के प्रदर्शन पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अगर शाहीन, बाबर, शादाब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बाहर कर दो और जूनियर्स को मौका दो। अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं और ये नामीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।